नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कुमार क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने हुमायूं तक पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे सूर साम्राज्य। आप लोगों के लिए जो भी कंटेंट लाया जा रहा है वो बहुत सारी बुक से और पुराने क्वेश्चन पेपर के देख करके लाया जा रहा है। तो कृपया अगर इसमें आपको कोई भी कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ लिखेंगे तो हमारा उत्साह वर्धन होगा और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी पढ़ते हैं वहाँ पर किसी भी सुल्तान को पढ़ने के लिए घंटे 2 घंटे या 4 घंटे देना पड़ता है, कहीं दिन भी देने पड़ते हैं। तो हमारी यह प्रयास है कि आप कम समय में और आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं। सूर साम्राज्य। शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हिसार में हुआ था। हालांकि किसी किताब में लिखा नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है, लेकिन बहुत से इतिहासकार इसे हिसार में ही मानते हैं। उनके बचपन का नाम फरीद था। इनके पिता हसन खां सूर था, जिन्हें सुल्तान सिकंदर लोदी द्वारा बिहार प्रांत में स्थित सहसाराम और फासपुर के 2 फरगने तहसील जागीर में दिए गए। हसन खां सूर ने 1511 में फरीद को सहसाराम का प्रबंधक नियुक्त किया। 1522 से 27 तक वह बिहार के शासन बहार खां की सेवा में नियुक्त रहा। बहार खां ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी। बहार खां को मोहम्मद शाह सूर भी कहा जाता था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक तो मोहम्मद शाह सूर किसे कहा जाता था, एक शेर खां की उपाधि किसने दी थी। आगे देखते हैं। शासन। शेरशाह 1540 में 54 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका राज्य बंगाल से लेकर सिंध तक फैला हुआ था, क्योंकि हुमायूं को उसने बाहर निकाल दिया था। उसने पश्चिम में मालवा तथा पूरे राजस्थान को जीता। मालवा की एक घटना जो शेरशाह के नाम पर कलंक है। चंदेरी के शक्तिशाली दुर्ग के रक्षक पूरनमल ने सुरक्षित निकल जाने के पक्के वादे पर किला खाली कर दिया, परंतु बाहर उस पर तथा उसके परिवार पर धोखे से हमला किया गया तथा उन्हें मार डाला गया। तो उस समय के जो उलेमा वर्ग था वो मानता था कि पूरनमल ने बहुत से मुस्लिमों को मारा है और उसे जो दंड दिया गया है वो उचित है। हालांकि ये एक निंदनीय काम था, क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और सरेंडर किए हुए पे हमला नहीं करना चाहिए था। 1544 में अजमेर तथा जोधपुर के बीच समेल का युद्ध हुआ, जिसमें राजपूत सेना का संचालन मालदेव ने किया। शेरशाह ने मालदेव के खेमे के पास कुछ पत्र फेंकवा दिए, जिससे राजपूत सेना में फूट पड़ गई। मालदेव ने अधिकांश सेना को जोधपुर तक हटा लिया। जल्दी ही शेरशाह ने जोधपुर को जीत लिया। उसके बाद मेवाड़ की तरफ मुड़ा। मालदेव के पास 50,000 सैनिकों की सेना थी, लेकिन कुछ टुकड़ियां युद्ध करना चाहती थी, कुछ टुकड़ियां युद्ध नहीं करना चाहती थी। उनके बीच में ये असमंजस चल ही रहा था तथा इसकी जानकारी शेरशाह को लग गई, तो उसने वहाँ पर कुछ पत्र फेंकवा दिए, जिनसे उनके बीच में और ज़्यादा फूट बढ़ गई। हालांकि मालदेव ने अपनी सेना को वापस ले लिया, लेकिन 10,000 राजपूतों की सेना ने हमला किया था, जो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। उसने आगे चल के मालदेव को भी भगा दिया था। मारवाड़ तथा कलिंजर। मारवाड़ पर अधिकार के पश्चात शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य ही हो चुका था। नवंबर 1544 में शेरशाह ने कलिंजर का घेरा डाला। कलिंजर को बुंदेलखंड की कुंजी कहा जाता था। एक तोप के गोले के फटने के कारण 22 मई 1545 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। घेरा उसने नवंबर में डाला था। कलिंजर को किले की विजय के बाद ही उसकी मृत्यु हुई थी। तो आगे देखते हैं शेरशाह की शासन व्यवस्था। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया, फिर भी उसने उत्कृष्ट शासन व्यवस्था लागू की, जिसकी वजह से उसकी गिनती महान शासक के रूप में की जाती है। शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आगे जो मुगल काल में जितनी भी नीति बनी थी या जो भी व्यवस्था लागू हुई थी वो शेरशाह के ही पुरानी व्यवस्था के आगे बढ़ाया गया था। इसकी शासन व्यवस्था इस प्रकार है, देखते हैं। केंद्रीय शासन व्यवस्था। इसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था दिल्ली सुल्तानों के केंद्रीय शासन व्यवस्था पर आधारित थी। जो पहले सुल्तान ने बनाई थी व्यवस्था, उसी को आगे बढ़ाया। इसके द्वारा 6 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। पहला वजीर, दूसरा दीवान आरिज, तीसरा दीवान इंसा, चौथा दीवान रसालत, 5वां सदर सुदूर, छठा काजी उल कुजात, जैसे काजी ममालिक कहा जाता है। अब मत देखते हैं एक एक करके मंत्रियों के कार्य। पहला वजीर, प्रधानमंत्री को कहा जाता था। राज्य में सुल्तान के बाद वजीर का पद सबसे प्रमुख माना जाता था। माना जाता है कि वजीर वित्त विभाग का अध्यक्ष भी होता था। दूसरा दीवान आरिज, केंद्रीय सैनिक विभाग को कहा जाता है। उसका अध्यक्ष आरिज ममालिक होता था। इसका मुख्य कार्य सेना में अनुशासन बनाए रखना, सेना के लिए आवश्यक हथियारों और सामान की व्यवस्था करना
तथा समय समय पर सेना की टुकड़ियों की जांच करना था। तीसरा, दीवान इंसा, राजकीय पत्र विभाग को कहा जाता था। उसका अध्यक्ष दबीर ए खास होता था। इसका मुख्य कार्य सुल्तान द्वारा अन्य राजाओं और अधिकारियों को भेजे गए पत्रों के लिखना, उन्हें प्रेषित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता था। चौथा, दीवाने रसालत, विदेश मंत्री को कहा जाता था। वह विदेशी मामलों में सुल्तान का मुख्य सलाहकार होता था। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन दीवाने रसालत का ऐसा बनता है कि राजा को विदेशी नीति के मामले में कौन उसका मुख्य सलाहकार होता था। तो ज़्यादातर ऑप्शन में वजीर भी रहता है और वजीर को ही सबसे ऊपर माना जाता है, तो ज़्यादातर वजीर को ही मानते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य सलाहकार वजीर ना होकर के दीवाने रसालत होता था। आगे देखते हैं। सदरुस सुदूर, यह धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष होता था। इसका मुख्य कार्य धार्मिक मामलों में सुल्तान को सलाह देना तथा दिए जाने वाले दान का लोगों में वितरण करना होता था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि राजा जो दान देता था उसे जनता में कौन बांटता था या वितरण करता था। तो उसका आंसर यहाँ पर यह बनता है सदरुस सुदूर। छठा, काजी उल कुजात, यह मुख्य न्यायाधीश होता था। सुल्तान द्वारा उसकी सलाह पर प्रांतों और जिलों में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। महत्वपूर्ण निर्णय सुलझाता था तथा प्रांतीय न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध उसी के पास अपील होती थी। इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश कौन था या काजी उल कुजात कौन था। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किसकी सलाह पर सुल्तान द्वारा प्रांतों या जिलों में न्यायाधीश नियुक्त किए जाते थे। और तीसरा क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि जो प्रांतीय न्यायाधीशों के निर्णय के विरुद्ध अपील किसके पास की जाती थी। और ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीएससी में भी शायद बने हैं और यूपीपीसीएस में तो पूछे गए क्वेश्चन है। प्रांतीय शासन व्यवस्था, शेरशाह ने अपने राज्य को प्रांतीय जैसी बड़ी इकाइयों में विभाजित न करके जिलों में विभाजित किया था, जिन्हें सरकार कहा जाता। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सरकार किसे कहा जाता है। इसने अपने राज्य को 66 सरकारों में विभाजित किया। इसको चलाने के लिए उसने 2 अधिकारी नियुक्त किए। पहला सिकदारे सिकदारान, दूसरा मुंसिफे मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारान सैनिक अधिकारी या सरकार व जिले का अध्यक्ष होता था। उसका मुख्य कार्य अपने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। मुंसिफे मुंसिफान जिले का राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता था। आगे देखते हैं परगना। शेरशाह ने प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभाजित किया। उसने प्रत्येक परगने में प्रशासन चलाने के लिए 5 अधिकारी नियुक्त किए। पहला सिकदार, जो संख्या में 1 होता था। दूसरा मुंसिफ, यह भी संख्या में 1 होता था। तीसरा खजांची, इसे फोतेदार भी कहा जाता था, इसकी भी संख्या 1 होती थी। तथा चौथा और 5वां कारकुन, ये संख्या में 2 होते थे। तो इस तरह ये 5 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। सिकदार, सिकदार परगने का अध्यक्ष होता था, वह सैनिक अधिकारी होता था। मुंसिफ परगने के राजस्व से संबंधित कार्यों को देखता था, जैसे भूमि कर का निर्धारण करना, वसूली करना तथा कृषि भूमि की माप करवाना। खजांची परगने के खजाने का अध्यक्ष होता था, उसे फोतेदार भी कहा जाता था। कारकुन, प्रत्येक परगने में 2 कारकुन होते थे, एक हिंदी का ज्ञाता एवं दूसरा फारसी का ज्ञाता, जिनका मुख्य कार्य हिंदी तथा फारसी में भू राजस्व से संबंधित ब्यौरों को लिखना होता था। तो कारकुन का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने कारकुन होते थे और किस किस भाषा के कारकुन होते थे। शेरशाह ने प्रत्येक परगने को अनेक गांव में विभाजित किया और प्रत्येक गांव में प्रशासन चलाने के लिए 2 अधिकारी नियुक्त किए। पहला मुकद्दम, दूसरा पटवारी। मुकद्दम अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब है गांव का मुखिया। पटवारी गांव का भू राजस्व संबंधी कार्य को देखता था। अब आगे देखते हैं इसके भू राजस्व सुधार। शेरशाह के सुधारों में सबसे प्रमुख भू राजस्व सुधार माने जाते हैं। उनकी विशेषता यह है कि इन सुधारों में किसानों के हितों को अधिक ध्यान में रखा गया है। उसने जमींदारी प्रथा को समाप्त करके रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया। रैयतवाड़ी प्रथा उस प्रथा को कहा जाता है जिसके अंतर्गत सरकार का किसानों के साथ सीधा संपर्क हो जाए एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा भूमि कर निर्धारित एवं वसूली की जाए। मीन्स इसमें बीच में से बिचौलियों को हटा दिया जाता था, जिससे सरकार, जनता और सरकार दोनों के बीच में संपर्क हो सके। शेरशाह द्वारा भूमि कर के निर्धारण की लिए पैमाइश की पद्धति को पुनः लागू किया गया। उसने पैमाइश की पद्धति को सख्ती के साथ अपने सारे साम्राज्य में लागू किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे लागू किया था, किसी प्रांत में लागू किया था या पूरे साम्राज्य में। केवल मुल्तान एक ऐसा अपवाद था जहाँ ये पद्धति लागू नहीं की गई थी। पैमाइश की पद्धति को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, जिसे
महासत कहा जाता है। तो सबसे पहले पैमाइश की पद्धति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। शेरशाह द्वारा विभिन्न फसलों को भूमिकर की दरें स्थायी रूप से लागू की गई और उनकी एक सूची तैयार करवाई जिसे रे या राय के नाम से पुकारते थे। तो क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि रे और राय किसे कहा गया है। तो जो फसलों की सूची तैयार की जाती थी उसी को रे या राय कहा जाता था। भूमिकर की दर कुल उपज का 1/3 भाग लागू की गई थी, किंतु मुल्तान में एकमात्र ऐसा अपवाद था जहां उसने भूमिकर की दर 1/4 लागू की थी। मुल्तान को बहुत सारी छूटें दी गई थी, उसके बारे में आगे जानेंगे। शेरशाह द्वारा भूमिकर के अतिरिक्त जरीवान और महासिलान नामक 2 कर लागू किए गए। जरीवान जो भूमिकर की पैमाइश की फीस के रूप में लेते थे, महासिलाना भूमिकर संग्रह किए जाने की फीस के रूप में लिया जाता था। दोनों कर भूमिकर का 2.5 से 5% तक लिया जाता था। शेरशाह द्वारा किसानों को पहली बार उनकी भूमि के पक्के पट्टे दिए गए। क्वेश्चन पूछा जाता है पक्के पट्टे किसने दिए थे, जिसमें किसान की समस्त भूमि का ब्यौरा होता था, साथ ही भूमिकर की दरों का भी उल्लेख होता था। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो पट्टे दिए गए उनमें किस किस का उल्लेख होता था। भूमि के साथ भूमिकर की दरों का भी उल्लेख होता था। मुद्रा सुधार, पहले चले आ रहे सिक्के बंद कर दिए गए तथा उनके स्थान पर रुपया और दाम नामक 2 नए सिक्के चलाए। रुपया चांदी का सिक्का था जिसका वजन 180 ग्राम था। दाम तांबे का सिक्का था और 1 रुपये में 64 दाम होते थे। दाम को पैसा या फुलूस भी कहा जाता था। चांदी के रुपए के छोटे सिक्के भी जारी किए गए, जैसा कि रुपए के आधा भाग जो अठन्नी कहलाता था, रुपए का चौथाई भाग जो चवन्नी कहलाता था, रुपए का 8वां भाग जो द्वन्नी कहलाता था तथा रुपए का 16वां भाग जो इकन्नी कहलाता था। शेरशाह द्वारा सोने का सिक्का भी जारी किया गया जिसे असरफी कहा जाता था। यह मुद्रा प्रणाली मुगल काल में भी प्रचलित रही, किंतु मुगल काल में 1 रुपये में 40 दाम होते थे। सैनिक सुधार, इसके सैनिक सुधार अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधारों पर आधारित थे। इसने एक स्थायी सेना का गठन किया जिसमें 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल तथा 30,300 हाथी थे। शेरशाह द्वारा भी सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया दर्ज करने की प्रथा को पुनः प्रारंभ किया गया। अच्छा, इसमें एक मुल्तान को जो छूट दी गई थी उसका जिक्र हुआ है, तो उसके बारे में भी बता देते हैं कि हिंदुस्तान में जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सब मुल्तान और सिंध के रास्ते से ही होते थे। तो शेरशाह चाहता था कि वहाँ की जनता उसके प्रति वफादार रहे, इसलिए उनके ऊपर उसने कम से कम कर लगाया तथा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा छूट दी थी, जिसके वहाँ की जनता उसके खिलाफ ना हो और उसे वहाँ की सारी जानकारी मिलती रहे। क्योंकि हुमायूं हिंदुस्तान से बाहर चला गया था, काबुल में चला गया था, तो उसे डर था कि कहीं उधर से कोई आक्रमण ना हो जाए और उसके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। निर्माण कार्य देखते हैं। शेरशाह द्वारा 2 किलों का निर्माण कराया गया। पहला रोहतासगढ़, रोहतास का किला जैसे रोहतासगढ़ के नाम से जानते हैं, पंजाब में झेलम नदी के किनारे निर्माण कराया। क्वेश्चन दोनों पूछे गए, कहाँ है रोहतासगढ़ का किला और किस नदी के किनारे है। दूसरा दीनपनाह एक महलनुमा किला था जिसका निर्माण हुमायूं द्वारा दिल्ली में करवाया गया था। उसको गिरवा कर शेर मंडल नामक एक नया किला बनवाया जिसे अब दिल्ली का पुराना किला कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली का पुराना किला किसे कहा जाता है। किला-ए कुन्ना, तो इसके बारे में देखते हैं। शेर मंडल के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया जिसे ही किला-ए कुन्ने के नाम से जाना गया। इसका नाम ऐसा है, किला लिखा हुआ है तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है, हालांकि ये मस्जिद है। शेरशाह द्वारा अनेक सड़कों का निर्माण कराया गया जिसमें 4 सड़कें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली सड़क पंजाब में स्थित रोहतासगढ़ से प्रारंभ होकर सुनार गांव तक जाती है, इसे सड़क-ए-आजम कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है, सड़क-ए-आजम किसे कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 1500 कोस थी या 3000 मील और इसी को जीटी रोड कहा गया है। दूसरी सड़क मुल्तान से लाहौर तक जाती है। तीसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती है तथा चौथी सड़क आगरा से जोधपुर तक जाती है। शेरशाह के द्वारा निर्मित इमारतों में सबसे प्रमुख उसका खुद का मकबरा माना जाता है जिसका निर्माण शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही कराया। सैसाराम में करवाया था जो झील के बीच में निर्मित है। तकनीकी दृष्टि से यह ताजमहल से भी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि तकनीकी दृष्टि से ताजमहल से भी महत्वपूर्ण इमारत कौन सी मानी जाती है। शेरशाह ने सभी प्रमुख सड़कों पर 2 कोस की दूरी के फासले पर 1700 सरायों का निर्माण कराया जिसमें यात्रियों के लिए मुफ्त में ठहरने की व्यवस्था थी। जो यात्री जिस
हैसियत का होता था उसे उसी तरह की सुविधा दी जाती थी। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितनी दूरी पर जो सरायों का निर्माण कराया गया था। तो इसमें जो 2 कोस है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी दूरी पर निर्माण कराया गया। शेरशाह की मृत्यु एवं उसके उत्तराधिकारी। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में कलिंजर के किले को घेरने के दौरान हुई। 1545 में शेरशाह का पुत्र इस्लाम शाह सुल्तान बना तथा 1553 में उसकी मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य 3 सुल्तानों में विभाजित हो गया। पहला सिकंदर शाह, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। दूसरा आदिल शाह, बिहार का स्वतंत्र शासक बना। हेमू आदिल शाह का वजीर था। तीसरा मोहम्मद शाह, यह बंगाल पर अधिकार कर लिया और वहाँ का शासक बना। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।